प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एक सिंपल सा मैसेज कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, लेकिन केवल मैसेज ही प्रिंट नहीं कर सकते, हमें डेटा से भी डील करना पड़ेगा। डेटा को मैंने मतलब कंप्यूटर का जो बेसिकली काम होता है वो डेटा मैनिपुलेशन कैलकुलेशंस का ही होता है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस इन सब का। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा से डील करने के लिए हमें काफ़ी डेटा टाइप्स, कई सारे डेटा टाइप्स प्रोवाइड करती है। इसमें से कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मेनली 4 टाइप के होते हैं, दैट इज इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। इन बेसिक डेटा टाइप्स से हम और डेटा टाइप्स को ड्राइव कर सकते हैं। तो हम जो इस अभी हम क्या पढ़ेंगे, केवल 4 बेसिक डेटा टाइप्स यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर 4 डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल। उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्राइव डेटा टाइप्स, फिर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एंड वैल्यूलेस डेटा टाइप्स। ठीक है, तो बेसिकली सी लैंग्वेज क्या करता है, आपको लिबर्टी प्रोवाइड करता है प्रोग्रामर को कि आप डेटा को स्टोर कर सको, मैनिपुलेट कर सको। अब अगर किसी को डेटा स्टोर करना है और बाद में एक्सेस करना है, फिर उसमें रिजल्ट्स निकालने हैं, मैनिपुलेट करना है, उसे कैलकुलेशंस करनी है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगाने हैं, तो वो डेटा को कैसे स्टोर करेगा, उस डेटा का नाम क्या होगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा। तो इन सब चीज़ों के लिए हम 3 चीज़ों का हमें नॉलेज होनी ज़रूरी है। एक तो डेटा टाइप्स की, वेरिएबल्स की और कॉन्स्टेंट्स की। तो इन 3 चीज़ों की नॉलेज किस लिए ज़रूरी है, अगर हमें अपने ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना है जो डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, उसको मेमोरी में स्टोर कर रहा है। जैसे कि सम का प्रोग्राम बनाना है जो 2 डिजिट्स का डेटा, 2 डिजिट्स को स्टोर कर रहा है, फिर उसमें सम कर रहा है और उसका रिजल्ट शो कर रहा है प्रोग्रामर को। तो उसके लिए कितनी चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत है, पहली डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। ओके, तो बेसिकली हम यहाँ 4 डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। पहला है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट एंड डबल। इसके लिए रिजर्व वर्ड्स यानी कि डेटा टाइप्स को यूज़ करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं, जिसको हम कीवर्ड्स भी बोलते हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूँ इंट, तो कंपाइलर को क्या समझ में आ जाएगा कि मैं एक इंटीजर डेटा पे डील करने वाला हूँ, यानी कि इंटीजर डेटा को डील करूंगा, उसको मैनिपुलेट करूंगा, उस पर कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा। लेकिन अगर मैंने लिखा कैर, CHAR, तो कंपाइलर जान जाएगा कि मैं एक कैरेक्टर डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ या उस पर कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ। ऐसे ही फ्लोट एंड डबल। तो बेसिकली इंटीजर, अगर मैं लिख रहा हूँ इंट, तो इसका मतलब मेरे को इंटीजर डेटा से डील करना है, तो डेटा को मैं स्टोर भी करूंगा कहीं ना कहीं। तो डेटा कहाँ पर स्टोर होगा, रैम में स्टोर होगा। अब वो स्टोर करने के लिए मेमोरी भी लेगा, तो कितनी मेमोरी लेगा, तो यार ये कंपाइलर डिपेंडेंट होता है कि अगर मेरा कंपाइलर 32 बिट्स का है, तो बेसिकली हम 32 बिट्स के कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं आजकल। ठीक, जैसे विजुअल कोड्स हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड, ये भी 32 का ही है। मिंजी डब्लू, ये क्या है, 32 बिट कंपाइलर्स हैं ये। तो ये कितना लेगा इंटीजर, उसमें कितना साइज लेगा, 32 बिट्स का साइज लेगा, यानी कि 4 बाइट्स का। करेक्टर कितना लेगा, 1 बाइट का। फ्लोट 4 बाइट का और डबल 8 बाइट का। तो बेसिकली इंटीजर्स कौन से होते हैं, जैसे सिंपल कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स, नॉन फ्रैक्शनल नंबर, ये सब क्या है, इंटीजर है। जैसे 20, 30, 40, -30, -23, -25, 0, ये सब क्या है, इंटीजर है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स बेसिकली सारे लेटर्स, अल्फ़ाबेट सब कैरेक्टर है। जैसे ABCD 1 2 3 ये सब कैरेक्टर है। और कैरेक्टर को हम कैसे शो करते हैं, सिंगल कोड में। अगर कुछ भी सिंगल कोड में लिखा हुआ है, जैसे 9 अगर सिंगल कोड में लिखा हुआ है, तो ये कैरेक्टर माना जाएगा। ठीक, अब फ्लोट क्या है, फ्लोट कोई भी फ्रैक्शनल नंबर्स, वो क्या है, फ्लोट है। जैसे 29.384 और 30.39 कुछ भी, तो ये क्या है, सारे नेगेटिव और पॉजिटिव, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर हो वो किस में आएगा, फ्लोट में। और डबल क्या है, डबल भी फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, इसकी एक्यूरेसी फ्लोट से ज़्यादा होती है, और ये फ्लोट से साइज भी ज़्यादा लेता है। ये जैसे अगर मैं विजुअल कोड की बात करता हूँ या मिंजी डब्ल्यू की बात करता हूँ, तो ये 6 फ्रैक्शनल डिजिट्स तक एक्यूरेसी मेंटेन करता है डबल। ठीक, फ्लोट 6 तक नहीं कर पाता। अगर मुझे 6 डिजिट तक एक्यूरेसी मेंटेन करनी है फ्रैक्शनल टर्म्स तक, तो मैं डबल यूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि 23.595960। तो डबल क्या करेगा, इसकी एक्यूरेसी मेंटेन करेगा 6 डिजिट तक। ओके, इन सबको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में, फिलहाल आपको बेसिक आइडिया में दे रहा हूँ। अब देखो रिजर्व वर्ड्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो अभी तक जो हम जिस मतलब बुक्स में जो मेंशन है, 32 कीवर्ड्स होते हैं।
लेकिन ये C89 की बात है, मतलब C89 में होता है। अब इसके बहुत हायर वर्जन आ गए, तो हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो C99 पढ़ रहे हैं। मैं आगे इसके हायर वर्जन की वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन अभी आपको C99 पे अच्छा कमांड करना है अपना। लेकिन C89 अब बहुत आउटडेटेड हो गई है। तो जो भी अभी मेंशन है वो क्या है, C89 के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स बताए गए हैं 32। बेसिकली C99 में कुछ कीवर्ड्स और ऐड कर दिए, जैसे इनलाइन, बूल, कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी, रिस्ट्रिक्ट। ये 5 कीवर्ड और ऐड हो गए, तो C99 के अंदर कितने कीवर्ड हो गए? टोटल 37 कीवर्ड्स हो गए। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब अभी आप इसको देख लो कि कीवर्ड्स कितने हैं हमारे पास। C99 में 37 कीवर्ड्स हैं। ठीक, ये क्या होते हैं? रिजर्व वर्ड्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है फ्लोट, ये फ्लोट, इंट एंड डबल, ओके, और कैर। तो ये क्या है? यहाँ पर जो हमने देखे थे, ये क्या सारे क्या है? रिजर्व वर्ड्स है। अब देखो, अगर मैं डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ या उससे डील करना चाहता हूँ, तो मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो क्या? डेटा टाइप, वेरिएबल, कांस्टेंट। तो डेटा टाइप आपने देख लिया, यहाँ पर 4 डेटा टाइप्स हैं हमारे पास: इंटीजर, कैर, फ्लोट एंड डबल। ठीक, लेकिन मैं डायरेक्टली इंट इक्वल टू 100 नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए, जो कि डेटा को स्टोर करेगा इस तरीके से। वेरिएबल क्या है? कोई भी यूजर डिफाइंड नेम अदर देन कीवर्ड, मतलब कीवर्ड नहीं होना चाहिए। नेमिंग कन्वेंशन हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे कि नेमिंग कन्वेंशन कैसी होती है। फिलहाल आप ये देख लो कि वेरिएबल क्या होता है। कोई भी एक यूजर डिफाइंड नेम हो सकता है, इसको क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर। अब ये काम क्या करता है? वेरिएबल क्या करता है? कांस्टेंट को स्टोर करता है। जैसे मैंने नीचे लिखा है INT A इक्वल टू 100। तो INT कंपाइलर को क्या बता रहा है? INT कंपाइलर को ये बता रहा है कि ये जो मेरे आगे जो वेरिएबल है वो क्या स्टोर करेगा? इंटीजर कांस्टेंट स्टोर करेगा। और दूसरी बात क्या बता रहा है कि ये जो वेरिएबल है ये रैम में कितनी बाइट लेगा? 4 बाइट लेगा। कितनी बाइट का स्पेस लेगा? 4 बाइट का। तो रैम में ए ने 4 बाइट का स्पेस ले लिया, और उस मेमोरी का नाम क्या हो गया? ए। क्योंकि अब मैं जब इसको एक्सेस करूंगा आगे, यानी कि आगे इसको यूज करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा? सीधे ए। और ए का मतलब क्या हो जाएगा? डेटा। तो डेटा मैंने स्टोर करा है, यानी कि एक तरीके से ए उस मेमोरी को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है आइडेंटिफायर। ओके, तो वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर विच प्रोवाइड अ वे ऑफ स्टोरिंग डेटा इनटू द मेमोरी with a specific name to identify the location of the memory where data has been stored। जहां पर जिस मेमोरी में डेटा स्टोर हुआ है उसका एक नाम हमने दे दिया ए। ओके, तो ये काम कौन कर रहा है? वेरिएबल। तो इस स्टेटमेंट के अंदर INT A इक्वल टू 100 तीनों चीजें हैं। ये तो डेटा टाइप, वो क्या है? इंट, जो क्या बता रहा है कि डेटा किस टाइप का होगा, और वेरिएबल कितना साइज लेगा। ठीक, तो मैं डायरेक्टली कभी नहीं लिख सकता INT इक्वल टू 100। मैं क्या लिखूंगा? INT वेरिएबल नेम इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट। ओके, अब आते हैं इनकी नेमिंग कन्वेंशंस पे। कि वेरिएबल जो यहाँ पर मैंने ऊपर लिखा है ए, INT A, तो इसके नेमिंग कन्वेंशन क्या है? कि मतलब वेरिएबल नेम कौन कौन से ले सकते हैं। देखो, वेरिएबल नेम कोई भी यूजर डिफाइंड नेम हो सकता है, जो कि, लेकिन उसमें क्या एक कंस्ट्रेंट है कि रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं नहीं लिख सकता INT कैर इक्वल टू 100। तो कैर भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है, लेकिन ये हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है। ठीक है, तो कोई भी रिजर्व वर्ड हम वेरिएबल नेम की जगह नहीं ले सकते। और वेरिएबल नेम किससे मिलके बन सकते हैं? एक तो लेटर्स। लेटर्स में क्या आते हैं? सारे अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर, यानी कि एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर, उनसे मिला के, लेटर से और डिजिट से मिला के हम कोई भी वेरिएबल नेम बना सकते हैं। जैसे INT A34 इक्वल टू 20। तो A34 एक वैलिड वेरिएबल नेम है। ठीक, यानी कि लेटर से और डिजिट से मिलके बन सकता है। और स्पेशल कैरेक्टर अगर यूज करना है तो केवल एक स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, दैट इज अंडरस्कोर। दूसरा क्या है? अ नेम शुड स्टार्ट फ्रॉम अल्फाबेट। नेम हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। इसका मतलब अगर मैंने लिखा, ऐसे लिख दिया INT 2A इक्वल टू 100, तो ये इनवैलिड नेम है। दिस नेम इज इनवैलिड। किससे होना चाहिए? हमेशा लाइक दिस, हमेशा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा। और स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ। अगर मैंने लिख दिया ऐसे, ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है। मैं क्या यूज कर सकता हूँ? अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। वेरिएबल नेम अपर केस हो सकते हैं और लोअर केस भी हो सकते हैं, और दोनों को डिस्टिंक्ट माना जाएगा। जैसे मैंने लिख दिया INT
a इक्वल टू 100 और int a इक्वल टू 200, ऐसे लिख दिया। दोनों वेरिएबल नेम क्या है, अलग है। अगर एक ही प्रोग्राम में मैंने ऐसे दोनों ले लिए तो एक क्या है स्मॉल केस है, एक क्या है अपर केस है, तो दोनों वेरिएबल नेम अलग ट्रीट होंगे, डिफरेंट वेरिएबल नेम ट्रीट होंगे, ठीक है। अब फॉर लॉन्ग वेरिएबल नेम अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी। जैसे मैंने अगर कोई बड़ा वेरिएबल नेम मेरे को लेना है, जैसे कि मैंने लिखा सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 100, ये वेरिएबल नेम लिया। अगर मैं इसको बीच में से वाइट स्पेस ले लेता हूँ उसके अंदर, इसको रीडेबल बनाने के लिए, ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी हो, रीडेबल हो, ऐसे कर दिया, ये इनवैलिड हो जाएगा। दिस इज इनवैलिड वेरिएबल नेम, वाइट स्पेस में वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अंडरस्कोर लगा देता हूँ, ताकि रीडेबल रहे, आदमी रीड कर सके। सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ जाएगा उसके, हाँ भाई ये सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए मैं अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन वाइट स्पेस यूज़ ऐसे नहीं कर सकता, या तो साथ में लिखा होगा या अंडरस्कोर लगा होगा ऐसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कुछ वैलिड वेरिएबल नेम है, जैसे A1 ABC अंडरस्कोर DEF, ABC अंडरस्कोर DEF, ABC 1 2 3, ABC कैपिटल ABC एक्सेट्रा, तो सब क्या है वैलिड है। और ये दूसरे है, ये क्या है इनवैलिड है। तो पहले हमने 1 से स्टार्ट कर लिया, ये इनवैलिड हो गया। ABC और वाइट स्पेस दे दिया बीच में, ABC वाइट स्पेस DEF, ये भी इनवैलिड हो गया। और यहाँ पर हमने स्पेशल कैरेक्टर कौन सा यूज़ कर लिया, अंडरस्कोर, ये भी इनवैलिड हो गया। यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर माइनस यूज़ कर लिया, ये भी इनवैलिड हो गया। तो सारे क्या है, ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है। तो ये क्या हो गया, ये नेमिंग कन्वेंशन है वेरिएबल्स की। वेरिएबल नेम जो हमें लेना है उसकी नेमिंग कन्वेंशन क्या हो, कोई भी वेरिएबल नेम चल सकता है, लेकिन ये रूल फॉलो होने चाहिए, जैसे कि वो स्टार्ट हो अल्फ़ाबेट से, और उसमें स्पेशल कैरेक्टर, कोई स्पेशल कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, और वाइट स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। ये 3 इसके प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। अब आते हैं हम कॉन्स्टेंट्स पे। तो देखो इंटीजर कॉन्स्टेंट कौन से होते हैं, जितने भी बेस 10 के नंबर है ना वो सब इंटीजर कॉन्स्टेंट है, नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स। कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव नंबर हो लेकिन नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स, जैसे 20 32 3 -23, ये सब क्या है, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स है। अब करेक्टर कॉन्स्टेंट्स क्या है, सारे के सारे लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, सब क्या है करेक्टर कांस्टेंट है। लेकिन करेक्टर कांस्टेंट हमेशा रिप्रेजेंट होते हैं सिंगल कोड में। कुछ भी अगर कोई भी एक लेटर, चाहे वो अल्फ़ाबेट हो, चाहे स्पेशल करेक्टर हो, चाहे वो डिजिट्स हो, अगर वो सिंगल कोड में रिप्रेजेंट हुआ है तो वो करेक्टर माना जाएगा। जैसे 2AC5, यहाँ @ माइनस, ये सब क्या है, सब क्या है करेक्टर की तरह ट्रीट होंगे अगर वो सिंगल कोड में हमने रिप्रेजेंट किया है तो। अब आता है फ्लोट कांस्टेंट। फ्लोट कांस्टेंट हो सकते हैं कोई भी फ्रैक्शनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक। ये सब क्या है फ्लोट कांस्टेंट है। डबल भी क्या है, सारे फ्रैक्शनल टर्म्स है, लेकिन डबल की एक्यूरेसी हाई होती है, डबल हाई एक्यूरेसी मेंटेन करता है, ओके। इसके बाद आता है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं, इसके हम सबके एग्जांपल करेंगे, सारे प्रोग्राम रन कर करके देखेंगे, वो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल केवल एक मैं इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर किसे कहते हैं, कि हमें आउटपुट किस फॉर्म में प्रेजेंट करना है, वो कौन डिसाइड करता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि प्रोग्रामर कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहा है, कि किस फॉर्म में तुम आउटपुट को अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहते हो। अगर मैं आउटपुट को डेसिमल की फॉर्म में, डेसिमल का मतलब बेस 10 की फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं %d यूज करूंगा, ठीक। या तो %d यूज करूंगा या फिर %i यूज करूंगा। इंटीजर और बेस 10 डेसिमल नंबर्स एक ही है, तो मैं %d भी यूज कर सकता हूँ, %i भी यूज कर सकता हूँ। बुक्स हमेशा, अधिकतर बुक्स %d को लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं %i यूज नहीं कर सकता। जैसे अगर विजुअल कोड पे आप कर रहे हो तो ये %i भी एक्सेप्ट करता है इंटीजर्स के लिए, ठीक। फिर %f किस लिए होता है, फ्रैक्शनल टर्म यानी कि फ्लोट के नंबर्स, फ्लोटिंग नंबर्स को मॉनिटर पे डिस्प्ले करने के लिए होता है %f। अगर मैं डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, फ्लोटिंग फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शनल फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं %f यूज करूंगा। अगर हायर एक्यूरेसी, जैसे अगर मैं डबल यूज कर रहा हूँ, मतलब डबल टाइप का फ्लोटिंग नंबर है, फ्रैक्शनल नंबर है, तो मैं क्या यूज करूंगा, LF,
परसेंटाइल LF। डबल और फ्लोट में डिफरेंस क्या होता है? फ्लोट डेटा टाइप के जो वेरिएबल है वो 8 बाइट 4 बाइट स्पेस लेता है मेमोरी में, लेकिन डबल कितने लेता है? 8 बाइट स्पेस लेता है। और दोनों में डिफरेंस, एक तो ये डिफरेंस हो गया कि मेमोरी ज़्यादा ले रहा है, डबल वेरिएबल हाई मेमोरी लेते हैं 8 बाइट्स की, फ्लोट वेरिएबल कितने लेते हैं? 4 बाइट्स की। और दूसरा डिफरेंस क्या है? डबल वेरिएबल ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करता है। अगर मैं विजुअल स्टूडियो या मिंजी डब्ल्यू की बात करूं कंपाइलर की, तो डबल 6 फ्रैक्शनल टर्म तक एक्यूरेसी मेंटेन करता है। जैसे मैं लिखा 25.364851, तो ये 364851 तक एक्यूरेटली फ्रैक्शनल टर्म डिस्प्ले करेगा, लेकिन फ्लोटिंग टर्म इतनी एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते। हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। परसेंटाइल ई क्या करता है? ये भी फ्रैक्शनल डेटा के लिए है, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करता है, ई की पावर की फॉर्म में। परसेंटाइल जी क्या करता है? ये भी फ्रैक्शनल डेटा को ही डिस्प्ले करता है, लेकिन लेस एक्यूरेसी के साथ। जैसे कि अगर आपको ऐसे डेटा से डील कर रहे हो जहाँ पर आपको फ्रैक्शनल डेटा चाहिए तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर आप परसेंटाइल जी फॉर ग्राउंड, परसेंटाइल जी यूज़ कर सकते हो। परसेंटाइल सी कैरेक्टर डेटा को डिस्प्ले करने के लिए होता है। परसेंटाइल ओ किसकी फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करता है? ऑक्टल की, यानी कि बेस 8 की फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करता है। और परसेंटाइल एक्स हेक्साडेसिमल की फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करता है। अब आगे हम इन सब के एग्जांपल देखेंगे, जो अब तक हमने थ्योरी पढ़ी है उन सब के हम एग्जांपल देखेंगे कि कैसे काम करते हैं। ओके।